वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वेव। क्या है? वेव मोशन। यानी कि आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेव मोशन। कल की क्लास में हमने एसएचएम को फिनिश किया था। बात करूँ तो मैंने ऑसिलेशन को चैप्टर का जो नाम था उसको नाम के डर का जो था वो मैंने ख़त्म कर दिया था। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक न्यू टॉपिक और वो खतरनाक लेवल पे प्रैक्टिस के साथ और अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड करके आपको पढ़ाऊंगा वेव मोशन, तरंग गति। क्या पढ़ाऊंगा? तरंग गति। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। तो जिसने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और जिससे हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्लास से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी सूचना होती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आती है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट क्लास को देखता है वो एक बार क्लास को शेयर करके आइएगा और लाइक के लिए बोलना ना पड़े, क्योंकि एक टीचर का जो मोटिवेशन होता है वो सिर्फ आपका लाइक और शेयर एंड कमेंट होता है। तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर जाइएगा कि कैसा लगा तरंग गति पढ़ के या फिर वो वेव मोशन पढ़ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेव मोशन को। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वेव मोशन। क्या है? वेव मोशन। आज का टॉपिक है वेव मोशन, दैट इज जिसे हिंदी में कहते हैं तरंग गति। क्या कहते हैं? तरंग गति। यानी कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेव मोशन या तरंग गति। सबसे पहली बात, हम वेव मोशन में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेव। क्या पढ़ेंगे? वेव। यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं तरंग। क्या कहते हैं? तरंग। तरंग होती क्या है? वेव होती क्या है? हम कैसे फील करेंगे? वेव कहते कैसे हैं? क्या पता है किसी को? ऐसे तो हजारों वेव निकलती हैं, हजारों वेव हैं। डेफिनेशन कैसे देंगे वेव की? कहते कैसे हैं वेव? आज की क्लास में हम वेव नाम के डर को ही खत्म कर देंगे। होती क्या है वेव? तो देख, सबसे पहली बात देख वेव की सबसे पहली बात यह है कि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि पहली बात, तरंग की डेफिनेशन के लिए देखना, पहली बात, तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। लेकिन नहीं, क्या ये हर टाइम वैलिड है? ये बात, क्या इस बात को मैं हर टाइम कह सकता हूं कि वेव को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है? नहीं, ये बात जो है वो हर टाइम सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ वेव ऐसी भी होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें भी तो वेव कहते हैं, उन्हें भी तो तरंग कहते हैं। तो पहली ये बात नोट कर लेना कि वेव को चलने के लिए हर टाइम मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, हर टाइम माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा है कि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं, ऐसा हर टाइम वैलिड नहीं है, क्योंकि कुछ वेव ऐसी भी होती है जिनके चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती या जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। पहली बात अब देख, एग्जाम्पल देख। के लिए मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल बताऊं। जो भी नदी, तालाब या समुद्र है, मैं तालाब को ले लेता हूं। तालाब में अगर मैं कंकड़ को फेंक दूं तो क्या उत्पन्न होता है? वहां पर क्या देखने को मिलता है? वहां पर मुझे देखने को मिलता है कि उसमें एक झंझनावट उत्पन्न होती है और उस झंझनावट के कारण क्या उत्पन्न होता है?
डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, दैट इज विक्षोभ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विक्षोभ उत्पन्न होता है। और वो विक्षोभ कहां तक जाता है? वो विक्षोभ जाता है हमारा किनारे तक। कहां तक जाता है? किनारे तक जाता है। अगर मैं बात करूं वो विक्षोभ उत्पन्न कहां से होता है? वो विक्षोभ उत्पन्न होता है मेरा मेन पोजीशन से। कहां से? मेन पोजीशन से, माध्य स्थिति से। जहां पे मैंने पत्थर या कंकड़ को फेंका, फेंकने पर जो कंकड़ या पत्थर जहां गिरा वो उसकी क्या होती है? मेन पोजीशन होती है। क्या होती है? मेन पोजीशन होती है, दैट इज माध्य स्थिति होती है। और तालाब में पत्थर या कंकड़ फेंकने पर जो मेन पोजीशन से जो उत्पन्न होता है, जो झंझनावट उत्पन्न होती है, उसी झंझनावट को एक नाम दे देते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्टरबेंस, दैट इज विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षोभ कहते हैं। और वो विक्षोभ कहां तक चल के आता है? वो विक्षोभ जाता है समुद्र के किनारे तक चलकर या तालाब के किनारे तक चलकर। तो एक तरंग होती क्या है? तरंग एक विक्षोभ है, जो विक्षोभ माध्य स्थिति से उत्पन्न होता है। और वो विक्षोभ जाता कहां तक है? वो विक्षोभ तालाब के किनारे तक जाता है। कहां से? तालाब के किनारे तक जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए लूं, ये मेरा कोई एक तालाब है। क्या है? एक तालाब है। और इस तालाब के अंदर मैं एक पत्थर फेंक रहा हूं। क्या फेंक रहा हूं? पत्थर फेंक रहा हूं। तो यहां पर मैंने जो पत्थर फेंका और पत्थर यहां पे हिट हुआ, यहां पे आके गिरा, तो ये पत्थर की क्या होगी? ये पत्थर की होगी मेरे लाल मेन पोजीशन। क्या होगी? मेन पोजीशन। मेन पोजीशन को मैं कहता हूं दैट इज, ये क्या होगी? माध्य स्थिति होगी। क्या होगी? माध्य स्थिति होगी। इतना क्लियर? अच्छा, पत्थर को फेंकने पर हमें क्या उत्पन्न होगा? पत्थर को फेंकने पर उत्पन्न क्या होगा? पत्थर को फेंकने पर उत्पन्न होगा क्या? झंझनावट उत्पन्न होगी। क्या होगी? झंझनावट उत्पन्न होगी। और वो झंझनावट कितनी उत्पन्न होगी? ये झंझनावट उत्पन्न हो गई। और उस झंझनावट के कारण हमें देखने को क्या मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा डिस्टरबेंस। क्या मिलेगा? डिस्टरबेंस मिलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा डिस्टरबेंस, दैट इज, इसे हिंदी में कहते हैं विक्षोभ। क्या कहते हैं? विक्षोभ कहते हैं। किसको? डिस्टरबेंस को। तो हमने तालाब में पत्थर को फेंका, तालाब में पत्थर को फेंका, और पत्थर को फेंकने पर हमें क्या मिला? एक झंझनावट देखने को मिली। क्या मिली? झंझनावट देखने को मिली। और झंझनावट के कारण क्या उत्पन्न होता है? डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, दैट इज विक्षोभ उत्पन्न होता है। और विक्षोभ कहां से उत्पन्न होता है? विक्षोभ उत्पन्न होता है मेन पोजीशन को। तो उसी को हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं, यानी कि वेव कहते हैं। एक तरह की वेव क्या होती है? झंझनावट होती है। क्या होती है? झंझनावट होती है। क्योंकि झंझनावट के कारण हमें क्या देखने को मिलता है? डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। डिस्टरबेंस, दैट इज विक्षोभ मिलता है। क्या मिलता है? विक्षोभ मिलता है। और जो विक्षोभ कहां से उत्पन्न होता है? वो विक्षोभ होता है मेरे लाल मेन पोजीशन से। कहां से उत्पन्न होता है? मेन पोजीशन से उत्पन्न होता है। मेन पोजीशन को मैं हिंदी में कहता हूं माध्य स्थिति। क्या कहता हूं? माध्य स्थिति कहता हूं। इतना क्लियर? तो मैं अगर वेव की डेफिनेशन कहूं, डेफिनेशन बनाना चाहूं, तो क्या कहेंगे? डेफिनेशन निकले। डेफिनेशन अगर लिखना चाहता है तो डेफिनेशन निकले। डेफिनेशन के लिए तरंग, तरंग क्या है? तरंग एक उत्पन्न होने वाला विक्षोभ है। क्या है? तरंग एक माध्य स्थिति में, एक माध्य स्थिति में, यानी कि मीन पोजीशन से, तरंग यानी कि वेव एट मीन पोजीशन से एक उत्पन्न होने वाला, एक जनरेट होने वाला क्या है? डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस मींस क्या है? विक्षोभ है। तो तरंग एक माध्य स्थिति से उत्पन्न होने वाला क्या है? उत्पन्न होने वाला एक विक्षोभ है। होने वाला एक विक्षोभ है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव है। यानी कि तरंग कहते किसे है? तरंग कहते हैं, तरंग एक माध्य स्थिति से उत्पन्न होने वाला एक विक्षोभ है, एक डिस्टरबेंस है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे वेव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वेव कहते हैं, यानी कि तरंग कहते हैं।
अब कोई आपसे पूछेगा कि वेव क्या है, वेव क्या है, आप बता दोगे कि वेव एक उत्पन्न होने वाला एक डिस्टरबेंस है, उत्पन्न होने वाला एक डिस्टरबेंस है, जो कहां से उत्पन्न होता है, जो मेन पोजीशन से उत्पन्न होता है, माध्य स्थिति से उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, यानी कि तरंग कहते हैं। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अपनी डेली लाइफ में तुमने एक एग्जाम्पल देखा होगा, एग्जाम्पल नंबर 2 से बताता हूं वेव क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख, एग्जाम्पल नंबर 2 देख। मान ले ये मेरी कोई एक दीवार है, क्या है, एक दीवार है, ये मैंने मान ली एक दीवार है। इधर मान ले कि फॉर एग्जाम्पल के लिए एक लड़का खड़ा हुआ है, क्या खड़ा हुआ है, लड़का खड़ा हुआ है। अब इस दीवार से और इस लड़के के बीच मैंने एक रस्सी मान ली, एक स्ट्रिंग मान ली, क्या मान ली, एक स्ट्रिंग मान ली, एक रस्सी मान ली। रस्सी का एक छोर, रस्सी का एक छोर मैंने इस दीवार से बांध दिया है, रस्सी का एक छोर मैंने इस दीवार से बांध दिया है, और एक छोर ये लड़का पकड़ा हुआ है। रस्सी का एक छोर इस दीवार से बांधा हुआ है और एक छोर इस लड़के ने पकड़ा हुआ है। ये क्या है, मेरी स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग है, दैट इज रस्सी है, क्या है, रस्सी है। इतना क्लियर। मुझे इसमें तरंगें उत्पन्न करनी है, क्या, वेव उत्पन्न करनी है। कैसे करूंगा, अगर मैं इस रस्सी को अपने जो मैंने एक छोर पकड़ा हुआ है उससे मैं एक झटका लगा दूं, क्या लगा दूं, एक झटका लगा दूं, तो क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं रस्सी में जो अपना हाथ में एक छोर पकड़ा हूं और एक छोर दीवार से बंधा हुआ है, अगर मैं यहां से एक झटका लगा दूं तो उसमें झंझनावट उत्पन्न होगी, क्या होगी, झंझनावट उत्पन्न होगी। मीन से एक क्या होगा, वंफ उत्पन्न होगा, क्या होगा, वंफ उत्पन्न होगा। कैसे, देख, मान ले ये मेरी एक दीवार है और दीवार से मैंने एक रस्सी को बांध दिया है, किसको, रस्सी का एक छोर बांध दिया है और एक छोर मैं अपने हाथ में, यानी कि ये लड़का अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। यहां से इसने क्या लगाया, एक झटका लगाया और झटके के कारण एक क्या बना, एक वंफ बना, क्या बना, एक वंफ बना, क्या बन गया, एक वंफ बन गया। यानी कि मैं यहां से खड़े होके एक झटका लगाऊंगा, एक झटका लगाऊंगा तो एक वंफ देखने को मिलेगा। अगर मैं दूसरा झटका लगाऊंगा तो 2 वंफ देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार अगर मैं तीसरा झटका लगाऊंगा, 3 झटके लगाऊंगा तो 3 वंफ बनेंगे, 4 झटके लगाऊंगा तो 4 वंफ बनेंगे। इसी प्रकार मैं बहुत ज्यादा झटके लगाऊंगा तो बहुत ज्यादा देखने को क्या मिलेंगे, वंफ देखने को मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वंफ देखने को मिलेंगे। अब देख, तो यहाँ पर ये क्या उत्पन्न हो रही है, झंझनावट उत्पन्न हो रही है। झंझनावट मीन्स, झंझनावट कहाँ से उत्पन्न होती है, मीन पोजीशन से। और मीन पोजीशन से झंझनावट जब उत्पन्न होती है तो वो झंझनावट किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो डिस्टरबेंस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज विक्षोभ में उत्पन्न कन्वर्ट हो जाती है। और उसी विक्षोभ को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, यानी कि तरंग कहते हैं। तो वही समझाने की इसमें कोशिश की गई थी। अब देखो, अगर यही व्यक्ति यहां पर अगर 2 झटके लगाता है, अगर 2 झटके लगाता है तो कितने वंफ बनेंगे, 2 वंफ बनेंगे, कितने, 2 वंफ बनेंगे। अगर यही व्यक्ति यहां से ऐसे झटके, मान लो इसने एक झटका लगाया था, एक झटका लगाया था तो यहां पर वंफ बना था। अगर यही व्यक्ति फिर आगे जाके बनेगा, फिर इससे आगे जाके बनेगा, यानी कि एक स्थिति वो आएगी कि ये वंफ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब ये वंफ खत्म होगा, जब ये वंफ खत्म होगा तो क्या तुम यहां से एक अनुमान लगा सकते हो। वो अनुमान कैसा है, वो अनुमान ये है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए ये कोई मेरी दीवार है, दीवार से ये स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग, दैट इज रस्सी है। तो मुझे एक बात बताओ, रस्सी बहुत छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी होगी, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। जैसे अगर रस्सी रेशम के धागे की है तो रेशम के बहुत सारे पार्टिकल होंगे। अगर रस्सी कुछ और अन्य पार्टिकल की है, अन्य पार्टिकल की है तो क्या होंगे,
तो उस जो अन्य पार्टिकल है उसके बहुत सारे पार्टिकल होंगे जिससे मिलकर रस्सी बनी हुई होगी। कहने का मीन्स ये है कि जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकलों से क्या मिलकर बनी होती है। तो ये मेरी जो रस्सी है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी होगी, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना दी मैंने रस्सी। ये रस्सी छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी है। तो क्या इस रस्सी में जब मैं झटका लगाऊंगा तो जो विक्षोभ उत्पन्न होगा या जो वंप बनेगा उसके साथ में क्या ये पार्टिकल आगे बढ़ता है? क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अगर मैं रस्सी में झटका लगाऊंगा तो जो वेव मोशन करती है तो वेव के साथ क्या पार्टिकल मोशन करता है? नहीं मेरे लाल, वो पार्टिकल मोशन नहीं करता है। तो सर फिर क्या करता है वो भी बताऊंगा। मोशन के यानी कि वेव के मोशन के साथ कभी भी पार्टिकल मोशन नहीं करता। पार्टिकल तरंग के वेग के साथ कभी नहीं चलता। फिर चलता क्या है उसकी भी बात करूंगा। पहली बात, ये जो पार्टिकल होता है वो कभी भी तरंग के साथ नहीं चलता है, कभी भी तरंग के साथ नहीं चलता। एक बात नोटिस करना, पहली बात ये है कि जो मेरा पार्टिकल होता है, क्या होता है? पार्टिकल है। पार्टिकल, मैं इसको इरेज करना चाहूंगा तब बताना चाहूंगा इस वाले कंसेप्ट को। देखो इतने समझो, पहले तरंग की डेफिनेशन तो आपने समझ ली। अब देखो इस वाले कंसेप्ट को, यहां देखो, मैंने अगर कोई भी झटका लगाया तो एक वंफ देखने को मिला। क्या मिला? वंफ एक देखने को मिला। अगर मैं फिर से झटका लगाऊंगा तो ये वंफ कुछ यहां पर बनेगा। कहां बनेगा? यहां बनेगा। इसी प्रकार में और झटका लगा चाहूंगा तो एक स्थिति वो आ जाएगी कि ये वंफ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक, ये मेरी कोई एक रस्सी है और एक दीवार से एक छोर को बांध दिया है और ये रस्सी बहुत छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी हुई है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी हुई है, दैट इज कणों से मिलकर बनी हुई है। रेशम की रस्सी है तो रेशम के कणों से मिलकर बनी होगी, या अन्य कुछ पार्टिकल की जो रस्सी है तो उस जो अन्य पार्टिकल है उसके विभिन्न कणों से मिलकर बनी होगी। जी हाँ बिल्कुल। तो मेरा यहाँ पर यह क्वेश्चन था कि ये जो पार्टिकल है क्या ये तरंग के साथ मोशन करता है? नहीं, नहीं मेरे लाल, ये तरंग के साथ मोशन नहीं करता है। तो फिर करता क्या है उसकी भी बात करूंगा। लेकिन फिर ये तरंग के साथ जब मोशन नहीं करता तो फिर ये करता क्या है? फिर करता क्या है? मान लो जब ये जो बम्प बना था, यहां पर एक पार्टिकल है और यहां पर भी एक पार्टिकल है और इस स्थिति में भी एक पार्टिकल है। जब ये पार्टिकल तरंग के साथ मोशन नहीं करता तो फिर करता क्या है? ये करता भी है। पहली बात नोटिस कर ले, जो पार्टिकल है, क्या है? पार्टिकल है, वो करता है ऑसिलेशन। क्या करता है? ऑसिलेशन, दैट इज दोलन या कंपन करता है। क्या करता है? कंपन करता है। पहली बात निकले ना कि कण क्या करता है? कण कंपन करता है, कंपन करता है, ना कि मोशन करता है, ना कि मोशन करता है। कण क्या करता है? कण कंपन करता है। दूसरी बात, जो कण होता है वो तरंग के साथ गति नहीं करता है, तरंग के साथ गति नहीं करता है, गति नहीं करता है। पहली बात तो ये हुई कि जो कण होता है वो ऑसिलेशन करता है, दैट इज कंपन करता है। कंपन कैसे करता है? जब ये कण तरंग के साथ नहीं चलता है तो ये कंपन कैसे करता है? ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे क्या करता है? कंपन करता है। क्या करता है? ऊपर और नीचे कंपन करता है, ना कि ये तरंग के साथ चलता है। ये तरंग के साथ कभी नहीं चलता, ये केवल कंपन करता है और ऊपर नीचे कंपन करता है। कैसे? ऊपर नीचे कंपन करता है, यानी कि ये ऊपर फिर नीचे कंपन करता है, ये तरंग के साथ कभी नहीं चलता है। तो ये दो पॉइंट हमने पढ़े थे कि कण कंपन करता है और तरंग
कभी तरंग के साथ कण कभी तरंग के साथ नहीं चलता, तो चलता क्या है? तीसरी बात, तरंग के साथ हमेशा एनर्जी क्या करती है? एनर्जी चलती है। ध्यान से समझना, कुछ किताबों में एनर्जी और मोमेंटम के बारे में चर्चा की गई है। तो तरंग के साथ चलता क्या है? तरंग के साथ चलता है एनर्जी या मोमेंटम। एनर्जी या मोमेंटम। देखो, तरंग के साथ क्या चलता है? ऊर्जा और संवेग चलता है। एनर्जी एंड मोमेंटम इज मोशन इन वेव। यानी कि तरंग के साथ ऊर्जा और संवेग चलता है, ना कि पार्टिकल। तो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तरंग के साथ क्या चलता है? तरंग के साथ हमेशा ऊर्जा और मोमेंटम यानी कि संवेग चलता है, ना कि पार्टिकल, ना कि कण। कण तो केवल कंपन करता है, जो ऊपर नीचे कंपन करता है, वो कण कभी भी तरंग के साथ नहीं चलता है तो ऊर्जा और मोमेंटम यानी कि संवेग चलता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इरेज करूंगा और चलूंगा अगले पार्ट पे। इसको इरेज करके मैं अगले पार्ट पे चलने के लिए चलता हूं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ वेव। पहली बात, अगर इस बात को और समझने के लिए एक और बात है कि कण के साथ पार्टिकल क्यों नहीं चलता, तो देखो, मैं यहाँ पर खड़ा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं। जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा होता हूं तो मेरा एकदम से प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाता है। क्या जब मैं बोल रहा होता हूं तो पार्टिकल मोशन कर रहा है क्या? जब बोल रहा हूं तब पार्टिकल मोशन कर रहा है तरंग के साथ? नहीं, क्योंकि तरंग तो यहां पर भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो झंझनाहट उत्पन्न हो रही है, और झंझनाहट के कारण क्या? डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, और डिस्टरबेंस जो उत्पन्न होता है वो कहां तक जाता है? वो किनारों तक जाता है, और उसी डिस्टरबेंस को हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं, यानी कि तरंग कहते हैं। तो तरंग तो यहां पर भी उत्पन्न होती है, लेकिन जब मैं बोल रहा होता हूं तो मेरा प्रेशर बढ़ता है। क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है, ना कि कण, यानी कि कण मोशन नहीं कर रहा होता है। और जब मैं स्लो हो जाता हूं तब मेरा प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसी वजह से जो पार्टिकल होता है वो कभी मोशन नहीं करता, वो क्या करता है? वो हमेशा ऊर्जा या एनर्जी या फिर मोमेंटम क्या करते हैं? मोशन करते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले चलता हूं। आगे जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाने जा रहा हूं आपको टाइप्स ऑफ वेव। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? टाइप्स ऑफ वेव। तो अगला हमारा जो हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ वेव। दैट इज, इसे हिंदी में कहते हैं तरंग के प्रकार या तरंगों के प्रकार। तो ध्यान से समझना, हमारा जो वेव चैप्टर है, वेव मोशन जो चैप्टर है, उसमें जो तरंग होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? लिख लेना, तरंग मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव, यानी कि वेव है, तरंग है, हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। बात करते हैं 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख लेना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव, यानी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव। तरंग 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली तरंग की अगर मैं बात करूं तो उसे हम कहते हैं यांत्रिक तरंग। क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग।
यानी कि पहली तरंग को हम यांत्रिक तरंग है और दूसरी तरंग को हम क्या कहते हैं, दूसरी तरंग को कहते हैं अयांत्रिक तरंग है। क्या कहते हैं, अयांत्रिक तरंग है, मैकेनिक वेव या फिर नॉन मैकेनिक वेव। और तीसरी जो तरंग होती है वो होती है हमारी द्रव्य तरंग है। क्या होती है, द्रव्य तरंग है, मैटर वेव। क्या होती है, मैटर वेव। अब देखो पहली तरंग और दूसरी तरंग को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि पहली हमारी तरंग है मैकेनिक वेव, क्या है, मैकेनिक वेव, और दूसरी नॉन मैकेनिक वेव, और तीसरी हमारी क्या है, मैटर वेव। क्या है, मैटर वेव। तो देखो पहली को क्या कहते हैं, मैकेनिक वेव। क्या कहते हैं, सॉरी इधर देखना, अभी रुको एक मिनट। मैकेनिक वेव यानी कि पहली तरंग को हम कहते हैं मैकेनिक वेव, मैकेनिक वेव। दूसरी को कहते हैं नॉन मैकेनिक वेव, नॉन मैकेनिक वेव, और तीसरी को कहते हैं मैटर वेव। क्या कहते हैं, मैटर वेव। इतना क्लियर। अब देखो पहली बात जो 11th के सिलेबस में है, यानी कि 11th के सिलेबस में, फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस में है, वो हमारी केवल मैकेनिक वेव के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में, मैकेनिक वेव यानी कि यांत्रिक तरंग के बारे में चर्चा की गई है। जब तुम इंटर में पहुंच जाओगे तब आपको एक और वेव पढ़ने को मिलेगी जिसे हम कहते हैं अयांत्रिक तरंग। क्या कहते हैं, अयांत्रिक तरंग या फिर नॉन मैकेनिक वेव। और जो द्रव्य तरंग है वो हमारे सिलेबस में इसकी चर्चा नहीं की गई है। ये पोस्ट ऑफ द मैकेनिक है, यानी कि ये जब वीटीसी वगैरह जब तुम करोगे तब आपको ये तरंग पढ़ने को मिलेगी, द्रव्य तरंग है। लेकिन इसके भी बारे में हम चर्चा थोड़ी सी करेंगे। तो 11th के जो चैप्टर 11th के जो सिलेबस में है वो केवल यांत्रिक तरंगें हैं, और इंटर के सिलेबस में हमारी अयांत्रिक तरंगें। तो हमारा मेन फोकस होगा इन दोनों का, मैकेनिक वेव और नॉन मैकेनिक वेव। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्रव्य तरंगें यानी कि मैटर वेव। द्रव्य तरंगें तुम थोड़ी सी इंटर में भी पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि इंटर में जब तुम एक वेव वाला टॉपिक आएगा, परमाणु एटम वाला लास्ट में, तो उसमें जब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पढ़ोगे तो उसमें आपको द्रव्य तरंग दैर्ध्य थोड़ी सी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो मैकेनिक वेव है। तो पहले देखते हैं मैकेनिक वेव क्या होती है। तो हमारा नंबर फर्स्ट है हमारा मैकेनिक वेव। क्या होती है मैकेनिक वेव, तो लिख लेना, मैकेनिक वेव एक इस प्रकार की वेव है, यानी कि यांत्रिक तरंग वो तरंग होती है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पहले भी शुरुआत में मैंने बताया था कि तरंग के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, हमेशा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कुछ वेव होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और कुछ वेव ऐसी होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो मैकेनिक वेव देखते हैं, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो लिख लेना, यांत्रिक तरंग को चलने के लिए, तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि मीडियम की आवश्यकता होती है। बिना मीडियम के ये तरंगें नहीं चल सकती, बिना मीडियम के यांत्रिक तरंगें नहीं चल सकती, क्योंकि यांत्रिक तरंगें मीडियम जरूरी होता है, क्योंकि बिना मीडियम की यांत्रिक तरंग चल नहीं सकती। तो यांत्रिक तरंग कौन सी तरंगें होती है, वे तरंगें जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, क्या तुम ध्वनि को बिना माध्यम के सुन सकते हो, नहीं सुन सकते। तो क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंगें। क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंगें। यानी कि सबसे पहला एग्जाम्पल साउंड वेव। क्या, साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंगें, ध्वनि तरंगें। दूसरा एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो क्वेश्चन पूछा भी गया है, भूकंपीय तरंगें। भूकंपीय तरंगें कैसी हैं, यांत्रिक तरंगें हैं, मैकेनिक वेव है, जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमारी जो यांत्रिक तरंगें हैं उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
जैसे ध्वनि तरंगें या फिर भूकंपीय तरंगें या फिर एक और तरंग का नाम आता है इसमें जिसे हम कहते हैं वाटर वेव। क्या कहते हैं? वाटर वेव। वाटर वेव। जैसे वाटर वेव को हम हिंदी में कहते हैं जल तरंगें। क्या कहते हैं? जल तरंगें। इन तीनों तरंगों को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है और जिन्हें मीडियम की आवश्यकता होती है उन्हें हम कहते हैं यांत्रिक तरंगें। क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगें। इतना क्लियर। दूसरी बात, आओ दूसरी पर, नॉन मैकेनिक वेव। नॉन मैकेनिक वेव क्या होती है? नॉन मैकेनिक वेव जस्ट इसका उल्टा होती है। जस्ट इसके उल्टा होती है। किसके? मैकेनिक के। मैकेनिक से पहले नॉन लग गया तो समझ लो इसका कुछ ना कुछ अपोजिट है। इसमें मीडियम की आवश्यकता होती है बट नॉन मैकेनिक वेव में कभी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि अयांत्रिक तरंग में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान से नोट कर लेना, आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आवश्यकता किस में होती है? आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंग में। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या कोई बता सकता है इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तुमने डेली लाइफ में देखा होगा। 1 मिनट में इंक डाल दो। अयांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल बताओ मुझे, क्या होगा? अयांत्रिक तरंग का तुमने एग्जाम्पल देखा होगा अपनी डेली लाइफ में। एक्सरे करवाने गए होंगे तो देखा होगा। जो एक्स किरणें होती हैं उनको चलने के लिए क्या कोई माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता कभी नहीं होती है। तो देखो इसका एग्जाम्पल है एक्स किरण। क्या है? एक्स किरण, जिसको चलने के लिए कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, दूसरा एग्जाम्पल वो है गामा किरण। क्या है? गामा किरण, जिसको चलने के लिए कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा अल्ट्रासोनिक वेव यानी कि यूवी, इसको भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसको भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ध्यान रखना, जिन किरणों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंगें कहते हैं। जैसे साउंड वेव, वाटर वेव और भूकंपीय तरंगें। और जिन किरणों के लिए जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अयांत्रिक तरंगें कहते हैं। जैसे तुम्हारी एक्स किरण है, गामा किरण है, यूवी किरण है, अल्ट्रासोनिक वेव है। अब देखो बात करते हैं नंबर 3 की। द्रव्य तरंगें क्या होती हैं? मैंने बताया था कि द्रव्य तरंगें हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम फिर भी बात करते हैं द्रव्य तरंगों की। तो मैं आपको इतना इरेज करना चाहूंगा, उसके बाद बात करूंगा द्रव्य तरंगों की। इसकी द्रव्य तरंगों की, जैसे अगर तुम्हारी द्रव्य की बात आ जाए या फिर द्रव की बात आ जाए तो वहां पर जो उत्पन्न तरंगें होती है वो उत्पन्न होती है हमारी द्रव्य तरंगें। कौन सी? द्रव्य तरंगें हैं। ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन में द्रव्य या द्रव की बात हो जाए जिसके कारण तरंग उत्पन्न हो रही हो या जिसके कारण हमारे वेव जनरेट हो रही हो, उसी वेव को हम कहते हैं द्रव्य तरंगें। क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगें। तो हमारा मेन फोकस था इन दोनों पे, मैकेनिक वेव और नॉन मैकेनिक वेव। इसकी बात सिर्फ इतनी है, द्रव या द्रव के कारण जो तरंग उत्पन्न होगी उसी तरंग को हम क्या कह देंगे? द्रव्य तरंग कह देंगे, व्हाट मैटर वेव कह देंगे। तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं, केवल इन दोनों पे फोकस करेंगे। इतना आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं अगले टॉपिक पे, इसको हटाना चाहता हूं, फिर मैं चलता हूं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है मेरा कि विक्षोभ के कारण उत्पन्न तरंग कितने प्रकार की होती है। यानी कि अब तक हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ वेव में 3 पढ़ी, लेकिन अब पढ़ेंगे विक्षोभ के कारण, डिस्टरबेंस, विक्षोभ के कारण तरंग के प्रकार, विक्षोभ के कारण तरंग के प्रकार। ध्यान से समझना, विक्षोभ के कारण तरंग के प्रकार 2 होते हैं। कौन से? तरंग के प्रकार 2 होते हैं।
पहली तरंग होती है हमारी अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। दूसरी तरंग हमारी होती है अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। पहली तरंग हमारी अनुप्रस्थ तरंग, दूसरी अनुदैर्ध्य तरंग। लॉन्गिट्यूडियन और लॉन्गिट्यूडियन वेव। तो विक्षोभ के कारण हमारे दो प्रकार की तरंग होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक लॉन्गिट्यूडियन और एक हमारी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग कहाँ उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंग सॉलिड में भी देखने को मिलेगी और तुम्हारी द्रव की सतह पर भी देखने को मिलेगी। तो इन दोनों जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम कल बात करेंगे, लेकिन क्लास लंबी हो रही है, इसी के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। जिसने क्लास को शेयर एंड लाइक एंड कमेंट नहीं किया है वो क्लास के बाद में बेल आइकन प्रेस करके लाइक और शेयर और कमेंट भी करके जाए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।